हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में रोल नंबर 7 तक पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। तो अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं तो ये जान लीजिए। रिलेटिव प्रोनाउन 3 होते हैं। ये 3 मुख्य होते तो और भी हैं, ये सब रिलेटिव प्रोनाउन हैं, लेकिन ये 3 मुख्य होते हैं। हु, विच, डैट। अब देखिए इनका प्रयोग कहाँ होगा और कैसे प्रयोग करेंगे, अब हम ये पढ़ेंगे आगे। हम 3 होते हैं मुख्य। अब ये देखिए, पहले आप उदाहरण देखिए, ये उदाहरण देखिए। आगरा इज द सिटी वेयर द ताज इज सिचुएटेड। अभिषेक इज द स्टूडेंट हु स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। अब देखिए, आगरा इज द सिटी। आगरा, अब हमने आपको पढ़ाया है आर्टिकल वाले चैप्टर में कि द का अर्थ क्या होता है। तो द को हिंदी में वो या वही कह सकते हैं। तो आगरा इज द सिटी, आगरा वह शहर है। अब वेयर द ताज इज सिचुएटेड। वेयर मतलब कहाँ होता है। आप लोगों को हमने बताया है इससे पहले प्रोनाउन जब पढ़ा रहे थे तब उसमें बताया कि हु मतलब होता है कौन, और हुच मतलब कौन सा, हु मतलब किसको, और हुज मतलब किसका, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ। ये सब कब, ये अर्थ कब होगा, जब ये क्वेश्चन वर्ड के रूप में आए। अब क्वेश्चन वर्ड के रूप में कैसे, अब जैसे ये देखिए, अब लिखा है हु इज गोइंग दियर। अब हु मतलब कौन, इज मतलब है, गोइंग मतलब जा रहा, दियर मतलब वहाँ, वहाँ कौन जा रहा। अब देखिए लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो इसका अर्थ यहाँ क्या निकलेगा, हु मतलब कौन निकलेगा यहाँ, कि वहाँ कौन जा रहा है। हु आर यू, तुम कौन हो। अब यहाँ हु का अर्थ क्या निकल रहा है, कौन। लेकिन कब, जब ये देखिए क्वेश्चन वर्ड हो, ये क्वेश्चन वाला वाक्य हो, तब जब वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करे। देखिए साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगा, तो ये प्रश्न पूछ रहा है कि वहाँ कौन जा रहा है, तुम कौन हो। तो यहाँ ये प्रश्न पूछ रहा है, तब इसका हु का अर्थ क्या निकल रहा है, हु का अर्थ तब रहेगा कौन। लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा, देखिए यहाँ हु आया है, हु स्टैंड्स फर्स्ट इन द क्लास। तभी देखिए बीच में यहाँ आया है हु, तब यहाँ जब रिलेटिव प्रोनाउन में यूज होगा इसका, जब ये बीच में प्रयोग होगा या हु, विच, वी, डब्ल्यू एच वर्ड, तो इसका अर्थ ये सब होगा। कैसे, अब देखिए अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है कि हु मतलब कौन होता है यहाँ, कि हु इज गोइंग दियर, वहाँ कौन जा रहा है, तो हु मतलब कौन पढ़ा है। लेकिन जब ये रिलेटिव प्रोनाउन में प्रयोग होगा तो हु का हिंदी अर्थ हो जाएगा जो। ये जो पर्सन के लिए आएगा, हु पर्सन के लिए आएगा। पर्सन मतलब व्यक्ति के लिए, या पुरुष हो या महिला, सभी के लिए। अब देखिए कैसे, अभिषेक इज द स्टूडेंट। अब द का मतलब क्या होता है, वो या वही। तो अभिषेक है, इज मतलब है, द मतलब वो, स्टूडेंट। अभिषेक वह स्टूडेंट है। अब हु, अभिषेक वह छात्र है। हु मतलब अब यहाँ जो हो जाएगा, अभिषेक वह छात्र है जो स्टैंड फर्स्ट मतलब स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। स्टैंड फर्स्ट मतलब जो कक्षा में प्रथम आया है। इन द क्लास मतलब प्रथम आना। इन द क्लास जो कक्षा में प्रथम आया है। अभिषेक वही छात्र है जो कक्षा में प्रथम आया है। अब देखिए यहाँ जो का अर्थ दे रहा है, अगर यहाँ हु का अर्थ अगर कौन करेंगे, तब देखिए अभिषेक वह लड़का है कौन। अब ये देखिए यहाँ हम कौन लिखेंगे, अभिषेक वह लड़का है कौन स्टैंड फर्स्ट मतलब प्रथम आया है इन द क्लास। अब यहाँ अर्थ देखिए, अर्थ आ ही नहीं रहा है कि अभिषेक वह लड़का है कौन जो क्लास में प्रथम आया है। अब ये वाक्य गलत हो जाएगा। इसलिए जब रिलेटिव प्रोनाउन में इन सभी वर्ड का यूज हो तब उसका अर्थ ये सब हो जाएगा। अब यहाँ कौन नहीं, यहाँ अब जो का अर्थ देगा ये। जब बीच में जब डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए, डब्ल्यू जैसे वहाँ वेयर आ गया, अब इसका भी अर्थ देख लीजिए। आगरा इज द सिटी, आगरा वह शहर है। वेयर मतलब, अभी देखिए वेयर इसमें दीजिए। अब देखिए वेयर मतलब कहाँ, जब क्वेश्चन वर्ड में पूछे तो वेयर मतलब कहाँ होता है। अब कहेंगे क्वेश्चन, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, तब इसमें प्रश्न पूछ रहा है, तब वेयर का अर्थ हो जाएगा कहाँ। लेकिन जब ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन में प्रयोग हो रहा है तो वेयर का अर्थ हो जाएगा जहाँ। इसमें क्वेश्चन वर्ड में कहाँ हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ हो जाएगा जहाँ। तो आगरा वह शहर है, वह शहर है, आगरा वह शहर है जहाँ, वेयर मतलब जहाँ। द ताज महल कहिए या द ताज कहिए एक ही बात है। जहाँ ताजमहल इज सिचुएटेड मतलब ताजमहल स्थित है। तो इसका अर्थ क्या निकला, आगरा वह शहर है जहाँ ताजमहल स्थित है। अब देखिए जहाँ का यहाँ इसमें अर्थ दे रहा है। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन, जब क्वेश्चन वर्ड में अगर प्रयोग होगा तो हु का अर्थ कौन हो जाएगा, विच का कौन सा हो जाएगा। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन में प्रयोग करेंगे हम तो हु का अर्थ हो जाएगा जो। ये पर्सन के लिए आएगा हु। और विच ये किसके लिए आएगा, देखिए इसमें अभी आगे हम विच का भी एग्जाम्पल बताएंगे। आप यहाँ सिर्फ इसका पहले हिंदी अर्थ जान लीजिए कि डैट मतलब होता है कि वह, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन में प्रयोग करेंगे तो डैट का हिंदी अर्थ हो जाएगा जो। व्हाट का अर्थ होता है क्या, लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन में प्रयोग करेंगे तो इसका हो जाएगा अर्थ जो कि। वेयर मतलब जहाँ, वेयर मतलब जब, हुज मतलब जिसका, हु मतलब जिसको। अब ये आप याद कर लीजिए,
ये सब याद कर लीजिएगा। अब हु किसके लिए आएगा? हु सिर्फ व्यक्ति के लिए आएगा, सिर्फ व्यक्ति के लिए आएगा, जो चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। और विच आएगा नॉन लिविंग। अब किसी जिसमें जान ना हो उसको हम नॉन लिविंग कहते हैं, और जिसमें जान हो उसे हम लिविंग कहते हैं। अब जैसे मनुष्य में जान होता है तो हम उसे लिविंग कहेंगे, और जिसमें जान ना हो, टेबल, कुर्सी, मेज, तो इसे हम नॉन लिविंग कहेंगे। तो ये विच नॉन लिविंग के लिए भी आएगा और जानवर के लिए भी, एनिमल भी लिखा है तो विच दोनों के लिए आएगा। और डैट इसके पर्सन के लिए भी आ सकता है और नॉन लिविंग के लिए भी आ सकता है। डैट दोनों के लिए आ सकता है, लेकिन ये आई हु सिर्फ पर्सन के लिए। अब इसका हम सब आगे एग्जाम्पल द्वारा बता रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आप देखिए यहाँ हु का अर्थ होता है जो, और विच का अर्थ भी होता है जो, हमने ये अभी तुरंत पढ़ा है। अब देखिए हु ओनली फॉर पर्सन, हु सिर्फ पर्सन के लिए आएगा, और विच नॉन लिविंग और एनिमल दोनों के लिए आएगा। तो ये दोनों सब्जेक्टिव केस में प्रयोग होगा। अब ये सब्जेक्टिव केस में कैसे प्रयोग होगा, अब हम ये भी देखते हैं। चलिए देखें एग्जाम्पल। गांधी जी इज द पर्सनालिटी हु इज आल्सो नोन एज बापू। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा गांधी जी वह शख्सियत हैं। गांधी जी इज मतलब है, द मतलब वह, पर्सनालिटी मतलब शख्सियत होता है। तो गांधी जी वह शख्सियत हैं, हु मतलब, अब यहाँ क्या अर्थ निकलेगा, हु मतलब जो। तो गांधी जी वह शख्सियत हैं जो इज मतलब है, आल्सो मतलब सदैव, नोन मतलब जाने जाते हैं, एज बापू जो, जिन्हें बापू के नाम से भी जाना जाता है, आल्सो नो एज बापू। तो गांधी जी वह शख्सियत हैं जिन्हें, जो या जिसे, जिन्हें, अब जिन्हें आदर देने के लिए हम जिन्हें का प्रयोग करेंगे, अब जो का नहीं, हम जो भी कह सकते हैं कि गांधी जी वह शख्सियत हैं जो बापू के नाम से जाने जाते हैं, बापू के नाम से भी जाने जाते हैं। अब इसका हिंदी अर्थ यह निकला। तो अब देखिए अभी तक आपने हु का मतलब पढ़ा था कौन, लेकिन अब यहाँ हु का अर्थ जो रखेंगे तब ये अच्छा लगेगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन में इसका हु का अर्थ सभी जितने भी WH वर्ड हैं उनका अर्थ बदल जाएगा। अब बदल के क्या हो जाएगा वो भी हमने अपनी देख लिया कुछ देर पहले। अब दूसरा एग्जांपल देखिए। अब देखिए हु किसके लिए आया है। अब देखिए यहाँ हमने बताया कि हु सिर्फ पर्सन के लिए, तो यहाँ गांधी जी पर्सन ही तो हैं, व्यक्ति ही तो हैं, तो इसलिए हु का प्रयोग किए हैं। यहाँ हम व्हिच का प्रयोग नहीं किए हैं, यहाँ हम डैट का प्रयोग नहीं किए हैं। तो यहाँ हम ना व्हिच ना डैट किसी का प्रयोग नहीं किया है, हम हु का प्रयोग किए हैं, क्योंकि यहाँ गांधी जी पर्सन की बात कर रहा है। अब आगे देखिए, आई हैव ए कार विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आई हैव मतलब मेरे पास एक कार है, एक कार, मेरे पास एक कार है, विच मतलब जो, इज वेरी ब्यूटीफुल जो बहुत सुंदर है, वेरी मतलब बहुत, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, तो जो बहुत सुंदर है, मेरे पास एक कार है जो बहुत सुंदर है। अब यहाँ विच मतलब कौन सा अर्थ निकला, जो का निकला। अब देखिए यहाँ व्हिच क्यों आया, यहाँ हु क्यों नहीं आया। अब देखिए हमने यही बताया कि वो व्हिच का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए करते हैं और एनिमल। अब देखिए कार नॉन लिविंग ही तो है, अब यहाँ हु हमने हु क्यों नहीं लगाया। अब यहाँ देखिए कोई कार, ये कोई पर्सन थोड़ी ना है, हम कार की तो बात कर रहे हैं कि मेरे पास एक कार है जो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है। तो जब ये कार हो गया तो ये इसमें ये पर्सन नहीं आएगा ना, पर्सन के लिए हम हु लगाते हैं, हम नॉन लिविंग आएगा, ये कार नॉन लिविंग ही तो है, इसलिए हम यहाँ व्हिच का प्रयोग किए हैं। अब हम यहाँ हु या डैट, हु या विच की जगह हम डैट भी लगा सकते हैं, दोनों डैट भी सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही ये हु और विच, ये सही है। लेकिन अगर आप जब आप एग्ज़ाम देंगे ना तो उसमें हु विच डैट अगर देखें सब दिया रहेगा, लेकिन अगर यहाँ देखिए आप जैसे जानते हैं कि यहाँ हमें हु लगाना है, लेकिन ऑप्शन में अगर हु नहीं दिया है, डैट दिया है, तो आप डैट भी लगा सकते हैं। अगर हु ना रहे तो डैट लगा सकते हैं, लेकिन अगर हु दिया है तो सबसे पहले हम प्राथमिकता हु को देंगे कि यहाँ हु और विच ये सही रहेगा। अगर नहीं दिया है तो डैट तो रहेगा ही। चलिए अब आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल ए, जॉन इज माई फ्रेंड। अब देखिए अब पहला सेंटेंस ये हो गया, अब दूसरा सेंटेंस ही इज ए डॉक्टर। अब दो सेंटेंस दिया इसमें कि जॉन इज माई फ्रेंड, जॉन मेरा मित्र है, और ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। अब दो वाक्य अलग अलग दिया है, अब इसे कहेगा कि इसे रिलेटिव प्रोनाउन द्वारा जोड़ के एक वाक्य कर दीजिए। अब दो वाक्य अलग अलग लिखना पड़ रहा है, तो वही कह रहा है कि दोनों वाक्य को एक करके हमें दीजिए। तो ऐसे एग्जाम में भी आएगा, तो कैसे करेंगे, तो पहले लिखिए जॉन इज माई फ्रेंड, जॉन इज माई फ्रेंड ये हो जाएगा। अब हु, अब यहाँ हु लगाएंगे, जो हु क्यों लगाएंगे, विच क्यों नहीं, क्योंकि हमने बताया कि हमने ओनली फॉर पर्सन, हु का प्रयोग सिर्फ पर्सन के लिए। अब यहाँ जॉन पर्सन ही तो है, कोई व्यक्ति ही तो है, इसलिए हम यहाँ हु का प्रयोग करेंगे। तो जॉन इज माई फ्रेंड, जॉन मेरा मित्र है, हु मतलब जो, इज ए डॉक्टर। अब यहाँ वो भी वही तो अर्थ निकला ऊपर वाले सेंटेंस का, तो कि जॉन मेरा मित्र है जो एक डॉक्टर है,
हु इज ए डॉक्टर, जो एक डॉक्टर है, यहाँ भी वही अर्थ निकला कि जॉन इज माई फ्रेंड, ही इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर, उसका अर्थ यहाँ निकला। तो यहाँ ये यही कहेगा कि इसे रिलेटिव प्रोनाउन द्वारा जोड़ के बताइए। अब यही ऑप्शन में दे देगा, ऐसे बीच में डॉट 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 कर देगा कि फिल इन द ब्लैंक्स, इसी में भरिए, हु विच डैट, यही सब दे देगा। अब आप जानते हैं कि अगर ये पर्सन दिया है तो हम पर्सन को कैसे जोड़ेंगे, हु से जोड़ेंगे। अगर यहाँ नॉन लिविंग होता है तो हम उसको हु विच से जोड़ते हैं। अब दूसरा देखिए, राधा हैज ए कैट, राधा के पास एक कैट मतलब बिल्ली है, राधा के पास एक बिल्ली है। इट इज ब्लैक इन कलर, अब हम इट का प्रयोग, दियर का प्रयोग अभी आगे बताएंगे, कहाँ इट का प्रयोग करेंगे, कहाँ दियर क्यों नहीं आया यहाँ पे, कहाँ, तो वो हम अभी आगे बता रहे हैं। तो इट इज ब्लैक इन कलर, तो जिसका कलर जो काले कलर की है, तो राधा के पास एक बिल्ली है जो काले कलर की है। तो अब देखिए वही हमें एक वाक्य सेंटेंस में लिखना। अब ये देखिए दो अलग अलग हो गए, तो अब देखिए एक करेंगे कैसे हम, राधा हैज ए कैट विच, अब विच का प्रयोग हम एनिमल के लिए करते हैं। देखिए यहाँ हमने बताया कि विच का प्रयोग हम एनिमल के लिए करते हैं। तो राधा हैज ए कैट विच इज ब्लैक इन कलर, तो राधा के पास एक बिल्ली है जो काली कलर की है। अब इसका अर्थ ये निकलेगा। अब एग्जाम्पल देखिए दूसरा, विराट इज द प्लेयर विच प्लेज क्रिकेट फॉर आवर कंट्री। अब इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, तो विराट इज द प्लेयर, विराट है, द प्लेयर वह प्लेयर वह खिलाड़ी, विच मतलब जो, प्लेज मतलब खेलता है, क्रिकेट फॉर आवर कंट्री जो अपने देश के लिए क्रिकेट खेलता है। अब इसका हिंदी अर्थ ये हो गया। अब देखिए इसमें ऐसे वाक्य दे देगा, अब कहेगा इसमें बताइए गलत क्या है इस वाक्य में। तो आप अगर जानते हैं तो कि गलत क्या है तो आप तुरंत पकड़ लेंगे कि यहाँ देखिए व्हिच किसके लिए आता है, एनिमल के लिए, नॉन लिविंग के लिए। लेकिन यहाँ विराट प्लेयर, विराट की बात कर रहा है ना कि जो वह प्लेयर है, तो विराट कैसे हैं, ये पर्सन की बात है ना, विराट तो पर्सन हो गए ना, व्यक्ति हो गए, तो इसलिए पर्सन के लिए क्या आएगा, हु आएगा। तो यहाँ हु रहना चाहिए। अब नीचे आप ऐसे लिख लीजिएगा कि इसमें पर्सन की बात हो रही है। अब अगर ऐसे आप लिखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से तुरंत, अगर कभी भी देखेंगे तो तुरंत याद आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ हु विच काट के हु करेंगे तो आप मिलाएंगे कि क्या गलत किए हैं क्या सही है। लेकिन अब देखिए इसमें लिख लीजिए आप, इसमें पर्सन की बात हो रही है इसलिए विच की जगह हु आएगा। तो आप अगर ये लाइन पढ़ेंगे तो आप तुरंत इसमें तुरंत गलती पकड़ लेंगे कि हाँ विच है हु आएगा, तो यहाँ विच की जगह हु आ जाएगा। अब चलिए अब देखते हैं आगे। अब हु मतलब जिसको, अभी हमने पढ़ा हु मतलब होता है जिसको, इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इसके बाद अभी तक देखिए हम सब्जेक्टिव केस में पढ़ रहे थे, हम किसके बात कर रहे थे, गांधी जी वह पर्सनालिटी है जो। अब गांधी जी के सब्जेक्ट की ही तो बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हु का प्रयोग हुआ। आई हैव ए कार, यहाँ सब्जेक्ट के लिए आया है सब, तो ये सब्जेक्टिव केस हो गया। अब देखिए हुम मतलब होता है जिसको। अब हमने सबसे पहले वाले वीडियो में ही आप लोगों को ये सब बताया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये सब सब्जेक्ट केस कहाँ प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस कहाँ होता है, ये सब हमने केस पहले ही बता चुके हैं। तो आप अगर नहीं वीडियो देखें तो देख लीजिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। अब यहाँ हम फिर वही बताएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हुम मतलब जिसको, इसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होगा। इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा। अभी तक कोई ज़रूरी नहीं था कि नाउन या प्रोनाउन आता था। अब देखिए अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ हु के बाद ये इज वर्ब है, हुइच के बाद इज वर्ब है, तो हमने ये पढ़ा था कि अभी इसमें क्या कह रहा है कि इसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन हु विच के बाद नाउन आएगा। अभी तक हमने पढ़ा तो विच के बाद ये देखिए वर्ब आ गया था, विच के बाद प्लेज वर्ब आ गया था। लेकिन अब इसके बाद हुम के बाद इसके बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा, लेकिन इसके बाद वर्ब नहीं आएगा। अब इसके बाद वर्ब नहीं आ सकता, नाउन या प्रोनाउन आएगा। अब ये कैसे, अब ये देखेंगे। अब उदाहरण देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, रावण वाज ए पावरफुल किंग। रावण मतलब वाज मतलब था, ए पावरफुल मतलब शक्तिशाली, किंग मतलब राजा है। रावण एक शक्तिशाली राजा था। अब दूसरा वाक्य, राम किल्ड हिम, राम ने उसे मार दिया। अब ये देखिए दो वाक्य हो गए। अब यही कहेगा कि रिलेटिव प्रोनाउन से इन दोनों को एक करके दीजिए हमें, एक करिए। तो अब क्या देखिए, रावण आज ए पावरफुल किंग, पहला वाक्य वैसे लिख लीजिए। अब फिर हुम मतलब अब जिसको, हुम मतलब क्या होता है जिसको। अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में प्रयोग हो रहा है कि हमने राम को मार दिया था। तब देखिए रावण वाज ए पावरफुल किंग, हुम मतलब जिसको, राम किल्ड हिम मतलब राम ने जिसको मार दिया था। अब यहाँ हु नहीं आएगा, अब यहाँ हुम का प्रयोग होगा। अब देखिए हुम इसके बाद तुरंत देखिए ये नाउन आ गया है, तो इसलिए यहाँ हुम का प्रयोग होगा, हु का नहीं। हु के बाद हु विच दैट के बाद तुरंत वर्ब आता है, लेकिन यहाँ देखिए हुम के बाद तुरंत नाउन का प्रयोग हुआ है। तो इसी का दोनों का एक ही अर्थ हो गया। अब इसका अलग अलग अर्थ था, रावण वाज ए पावरफुल किंग, रावण एक पावरफुल राजा था, अब जिसको राम ने मार दिया था। तो वही इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन द्वारा हम एक वाक्य बना दिए हैं। अब चलिए हुम का भी एग्जाम्पल देख लिया। अब हुज का देखते हैं। हुज मतलब होता है जिसका,
तो यह पॉजेसिव केस में प्रयोग होता है। पॉजेसिव केस क्या होता है? पॉजेसिव केस मतलब कि अधिकारवाचक संज्ञा, जहाँ अधिकार दिखा रहा हो किसी का, इसके बाद केवल नाउन आता है, इसके बाद भी नाउन आता है, इसके बाद वर्ब नहीं आएगी, इसके बाद वर्ब प्रोनाउन नहीं आता है। अब कैसे उदाहरण देखिए, राजेश इज माई फ्रेंड, राजेश मेरा मित्र है। दूसरा उदाहरण, हिज फादर इज ए डॉक्टर, उसके पापा एक डॉक्टर हैं। अब दोनों वाक्यों को एक करना है, मेरे रिलेटिव प्रोनाउन द्वारा एक करना है। तो राजेश इज माई फ्रेंड हो जाएगा। अब हुज फादर मतलब जिसके फादर, अब हमें यहाँ हो गया जिसके फादर, इज ए डॉक्टर एक डॉक्टर हैं। अब यहाँ अधिकार ही दिखा रहा है कि मेरे पापा, उसके पापा, तो ये अधिकार ही दिखा रहा, अधिकार दिखा रहा कि उसी के पापा हैं, तो यहाँ ये पॉजेसिव केस हो गया। तो राजेश इज माई फ्रेंड जिसके पापा एक डॉक्टर हैं, तो इसका पूरा अर्थ ये हो जाएगा। विराट इज द हुज फैमिली लिव्स इन दिल्ली, तो विराट वह प्लेयर हैं, हुज मतलब क्या होगा, जिसकी फैमिली मतलब परिवार, लिव्स इन दिल्ली मतलब दिल्ली में, जिसका परिवार दिल्ली में रहता है, तो इसका हिंदी अर्थ ये हो जाएगा। अब देखते हैं व्हेन का हिंदी अर्थ, व्हेन का WH में जब होगा तो कब होगा, लेकिन अब यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में जब आएगा। लेकिन व्हेन कब आएगा? टाइम बताने के लिए आएगा। और व्हेयर मतलब होता है जहाँ, और ये प्लेस मतलब स्थान दिखाने के लिए आएगा। अब देखिए कैसे, 2001 वाज द टाइम मतलब समय था, अब समय की बात करने लगा तो इसलिए यहाँ व्हेन का प्रयोग होगा। तो 2001 वाज द टाइम, व्हेन मतलब जहाँ, जब, व्हेन मतलब जब, आई टुक बर्थ मैंने जन्म लिया। तो 2001 वह सन है, वह समय है जब मैंने जन्म लिया। अब दूसरा एग्जाम्पल, 1998 वाज द टाइम मतलब 1998 वह समय था, व्हेन मतलब जब, आई टुक बर्थ मैंने जन्म लिया। इसका अब ये देखिए टाइम, जब टाइम की बात करें, अब यहाँ 2001 1998 ये टाइम की बात कर रहा है ना, तो इसलिए यहाँ व्हेन का प्रयोग होगा रिलेटिव प्रोनाउन। और जो जहाँ प्लेस मतलब जगह की बात करें वहाँ उसके लिए व्हेयर का प्रयोग होगा। अब कैसे उदाहरण देखिए, जयपुर इज द प्लेस, जयपुर वह जगह है, प्लेस मतलब स्थान है, व्हेयर मतलब जहाँ, आई वाज बार्न मैं जन्म लिया था। तो जयपुर वह जगह है जहाँ मैंने जन्म लिया था, आई वाज बार्न मैंने जन्म लिया था। अब देखिए प्लेस की बात कर रहा है इसलिए यहाँ व्हेयर आ गया। तो डैट वाज ए ग्रेट मोमेंट मतलब वह, वाज मतलब था, एक ग्रेट मोमेंट एक महत्वपूर्ण क्षण, मोमेंट मतलब क्षण, तो वह महत्वपूर्ण क्षण था। व्हेन मतलब जब, आई गॉट फर्स्ट रैंक मैंने फर्स्ट रैंक पाया, तो वह महत्वपूर्ण क्षण था मेरे लिए, समय था कि जब मैंने फर्स्ट रैंक पाया। अभिषेक इंग्लिश क्लासेज इज़ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अभिषेक इंग्लिश क्लासेज मतलब है द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। व्हेयर मतलब जहाँ हो जाएगा। अब यहाँ वी लर्न इंग्लिश हम इंग्लिश सीखते हैं, बी मतलब हम, लर्न मतलब सीखते हैं, इंग्लिश मतलब इंग्लिश जहाँ हम इंग्लिश सीखते हैं। अभिषेक इंग्लिश क्लासेज वह प्लेटफॉर्म है जहाँ हम इंग्लिश सीखते हैं। अब देखिए डैट का प्रयोग आ गया है। अब डैट का बहुत सारा प्रयोग है। अब देखिए पहला प्रयोग डैट का प्रयोग पर्सन नॉन लिविंग एलिमेंट, हमने सबसे पहले यही बताया था कि हु विच, अगर हम के वहाँ प्रयोग करेंगे, लेकिन अब अगर वो ऑप्शन में ना दिया हो तो हम दूसरा ऑप्शन है, हम उसके जगह हम डैट भी लगा सकते हैं। तो डैट पर्सन के लिए भी, नॉन लिविंग के लिए भी, एनिमल सभी के लिए डैट का प्रयोग कर सकते हैं। ये देखिए सभी के लिए प्रयोग होगा। डैट हु विच दोनों की जगह आ सकता है, तो दोनों की जगह हम डैट का प्रयोग कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द बॉय डैट मेट मी इन द मार्केट। अब दिस मतलब यह, इज मतलब है, द बॉय मतलब वह लड़का, यह वह लड़का है, डैट मतलब जो, मेट मतलब मिलना, मी मतलब मुझसे, इन द मार्केट जो मुझसे मार्केट में मिला था, यह वही लड़का है जो मुझसे मार्केट में मिला था। अब देखिए यहाँ हु का प्रयोग भी कर सकते हैं। हमने आपको बताया था कि पर्सन के लिए हु आता है, लेकिन हु और डैट का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ डैट का भी आपको उदाहरण बता दिए। अब नहीं तो आप सोचते कि डैट का नहीं बताया, तो डैट का भी हम बता दे रहे हैं। तो इसमें मेट वर्ब है। अब देखिए मेट वर्ब है, अभी तक हमने जो पढ़ा था हुज, हुम, तो ये सब के बाद नाउन आता था तुरंत, लेकिन जो वे, हु, विच, डैट, इसके बाद तुरंत देखिए वर्ब आता है। इसमें मेट वर्ब है इसलिए हु या विच आएगा डैट की जगह। अब देखिए यहाँ हु या विच, यहाँ वर्ब आया है इसलिए यहाँ हु या विच का प्रयोग करेंगे। और अगर ऑप्शन में हु या विच ना हो तब डैट का लगाएंगे, तब डैट लगाएंगे। अगर हु या विच नहीं है तब डैट लगाएंगे। अब देखिए इस रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर तुरंत वर्ब आ जाता है तो हम पहले प्राथमिकता किसको देंगे, हु या विच का। अगर नाउन आता तो डैट सही रहता, लेकिन हम अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो हम डैट भी लगा सकते हैं, अगर ये दोनों नहीं दिया है तो। अब देखिए, दिस इज द वॉच डैट वाज गिफ्टेड, मतलब दिस मतलब यह, इज मतलब है, द वॉच मतलब वह घड़ी, यह वह घड़ी है जो, डैट मतलब जो, वाज गिफ्टेड जो गिफ्ट मिला था।
तो इसमें भी विच आना चाहिए था। देखिए इसमें रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब दिया है, तो इसमें भी विच आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग है ना, इसलिए विच आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम डैट का प्रयोग कर दिए। ऑप्शन में डैट था तो हम डैट का प्रयोग कर दिए। हम यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे हैं, बहुत लंबा आता है, आप लोग इसे जान लीजिए। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर वाक्य के प्रथम क्लाज में, ये प्रथम क्लाज ये होता है, दूसरा क्लाज ये होता है, हमने क्लाज भी पता है कि क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। तो क्लाज में द सेम आ जाए, द सेम ये पूरा वर्ड आता है तो सिर्फ डैट आएगा। अब ये भी जान लीजिए कि दिस इज द सेम बुक, डैट। अब देखिए द सेम आ गया इसमें, सब वाक्य में पहले वाले क्लाज में द सेम आ गया। द सेम का हिंदी अर्थ होता है वैसे ही, वैसा ही। तो जब ये आ जाए तो आप एकदम ये कन्फर्म हो जाइए कि अब यहाँ डैट ही लगेगा, और हु या विच नहीं लग सकता, सिर्फ डैट लगेगा, ये भी कन्फर्म है। तो दिस इज द सेम बुक, तब यह है द सेम मतलब वैसे ही, बुक मतलब किताब, यह वैसे ही किताब है जो खो गई थी। वाज लास्ट मतलब खो गया था, तो यह वैसा ही किताब है जो खो गया था, इसका हिंदी अर्थ निकलेगा यही कि यह वैसा ही किताब है जो खो गया था। दूसरा एग्जाम्पल, दिस इज द बुक, यह वही किताब है, विच मतलब जो, वाज लास्ट जो खो गया था। अब देखिए इसमें द सेम नहीं आया है, तो क्या आया है, ये तो नाउन आया है, उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद वर्ब आ गया है। तो जब वर्ब आ गया इसलिए हम यहाँ विच का प्रयोग करें हैं। अब देखिए यही बताना चाह रहा था कि अगर द सेम आ जाए तो पक्का जान लीजिए कि हम डैट का ही प्रयोग करेंगे, लेकिन द सेम नहीं आया है, ये देखिए दूसरे वाक्य में ये हटा दिया है। तो जब द सेम नहीं आया तो हम यहाँ विच या हु का प्रयोग करेंगे, लेकिन आ जाता तो पक्का हो जाता कि हम डैट का ही प्रयोग करेंगे। अब देखिए, और अगर द सेम आता है और दूसरे क्लाज में वर्ब नहीं आता है तो एज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ वाज, ये वर्ब आ गया था, यहाँ भी वर्ब आ गया था, तो यही कह रहा कि अगर ये वर्ब ना आए तो इसके हम वर्ब की जगह पे एज का प्रयोग कर लीजिएगा। तो दिस इज द सेम बुक, तो यह वही किताब है, एज मतलब जैसे, योर्स मतलब तुम्हारा, यह वही किताब है जैसे तुम्हारा है। इसका अर्थ यही हो जाएगा कि एज मतलब जैसे तुम्हारा है, तो यह वही किताब है, यह वैसा ही किताब है, इसका अर्थ हो जाएगा यह वैसा ही किताब है जैसा कि तुम्हारा है। दिस इज द सेम शर्ट, यह वैसा ही शर्ट है जैसे माइन, जैसे मेरा है, यह वैसा ही शर्ट है जैसा कि मेरा है, इसका अर्थ ये हो जाएगा। अब देखिए द सेम आ रहा है, अब लेकिन डैट का देखिए अब वर्ब नहीं आ रहा है कोई, तो यही कह रहा है कि जब वर्ब ना आए तो हम डैट का नहीं, हम ना डैट का ना विच का प्रयोग करेंगे, हम सिर्फ एज का प्रयोग करेंगे, तो हम यहाँ एज लगा दिए। तो देखिए अब दूसरा, तो दिस इज द सेम शर्ट मतलब यह वैसा ही शर्ट है, डैट मतलब जो। अब देखिए यहाँ डैट का प्रयोग किया, क्यों 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 किया है, क्योंकि यहाँ वाज आ गया, वाज ये वर्ब है, हमने आपको पहले बताया था। तो यहाँ देखिए यहाँ वाज इज ये सब नहीं आ रहा है, इसलिए हम एज का प्रयोग किए हैं, लेकिन जब वर्ब आ जाए तो हम यहाँ डैट का प्रयोग करेंगे। तो दिस इज द शर्ट, यह वही शर्ट है, विच मतलब जो, वाज लास्ट मतलब जो खो गया था। अब देखिए यहाँ नॉन लिविंग आया है इसलिए विच का प्रयोग किया है। अब देखिए यहाँ द सेम आ गया था इसलिए डैट का प्रयोग किया, यहाँ भी विच का प्रयोग कर सकता था। कब कर सकता था, जब ये द सेम नहीं होता इसमें, तब विच भी लगा देते हम, लेकिन जब द सेम हट गया तो हम विच लगाएंगे। अब देखिए अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि लिविंग पर्सन की बात अलग करें और नॉन लिविंग या वो जानवर, एनिमल, सबकी अलग अलग अभी तक आपने पढ़ा। लेकिन अब देखिए अब दोनों एक ही वाक्य में आ जाए तब आप क्या करेंगे। ऐसे सब्जेक्ट जिसमें एक पर्सन हो और एक एनिमल या थिंग्स हो तो सिर्फ डैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एग्जांपल, मिस्टर शर्मा ये पर्सन हो गए, एंड मतलब और, हिज डॉग उसका कुत्ता। अब देखिए यहाँ पर्सन भी आ गए ये, और एनिमल एनिमल ये आ गया, अब दोनों एक ही में आ गया, तो आप सोचेंगे क्या लगाएं, तो उसके लिए अब डैट का प्रयोग करेंगे। तो हिज डॉग डैट वेंट फॉर ए वॉक स्टरडे स्टिल मिसिंग। अब देखिए यहाँ पर्सन भी आ गए और यहाँ एनिमल भी आ गया, तो दोनों के लिए हम डैट का प्रयोग किए हैं। अब देखिए वो दूसरा एग्जांपल, अभिषेक एंड रोहित, अब यहाँ दोनों पर्सन आ गए, तो जब पर्सन के लिए हमने आपको बताया है कि पर्सन के लिए हम हु का प्रयोग करेंगे। तो अभिषेक एंड रोहित, हु मतलब जो, आर मतलब हैं, माई मतलब मेरे, फ्रेंड्स मतलब मित्र, तो अभिषेक एंड रोहित जो मेरे दोनों मित्र हैं। तब ये हो गया कि पर्सन आ जाए और एनिमल, तो उसके लिए हम डैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ एक कोई जरूरी नहीं एनिमल आ जाए, थिंग्स भी आ जाता है तब भी हम डैट का ही प्रयोग करते हैं। अब देखें, यदि पहले क्लाज में, पहला क्लाज कौन सा होता है, आगे वाला में सुपरलेटिव डिग्री आए। सुपरलेटिव किसे कहते हैं, सुपरलेटिव डिग्री वो होता है जैसे गुड, बेटर, बेस्ट। अब तीसरा, ये तीनों डिग्री होते हैं, एडजेक्टिव की डिग्री होते हैं, तो ये सुपरलेटिव डिग्री यही होता है, बेस्ट।
तो सुपरलेटिव डिग्री प्लस उसके बाद नाउन भी आ जाए। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट आ गया, इसके बाद नाउन भी आ गया, गर्ल दिया हो तो दूसरे क्लाज को डेट से जोड़ते हैं कि अगर पहले क्लाज में सुपरलेटिव डिग्री दिया है और गर्ल नाउन दिया है तो हम डेट से जोड़ते हैं। देखिए यहाँ सी इज़ द बेस्ट गर्ल, वह सबसे अच्छी लड़की है, सबसे अच्छी लड़की है। डेट मतलब जो स्टडीज इन माई क्लास, जो पढ़ती है मेरे क्लास में, जो मेरे क्लास में पढ़ती है वो सबसे अच्छी लड़की है। तो यहाँ जब सुपरलेटिव डिग्री प्लस ये आ जाए नाउन तो उसके लिए हम डेट का प्रयोग करेंगे। यहाँ हु या विच कोई नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ डेट आएगा। सचिन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर, सचिन इज मतलब है वन ऑफ द मतलब में से एक, वन ऑफ द मतलब होता है इसका हिंदी अर्थ होता है में से एक, द ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महानतम प्लेयर, प्लेयर्स मतलब खिलाड़ी, तो सचिन सबसे महानतम खिलाड़ी में से एक हैं, इसका हिंदी अर्थ इतने का ये हुआ। डैट मतलब जो है प्लेड क्रिकेट फॉर इंडिया, जो प्लेड मतलब खेलते थे क्रिकेट फॉर इंडिया के लिए, क्रिकेट खेला है जिन्होंने। तो देखिए यहाँ सुपरलेटिव डिग्री आया प्लस नाउन आ गया, तो इसके लिए हम डैट का प्रयोग करेंगे। अब पांचवा नियम, यदि पहले क्लाज में द ओनली या एवरीथिंग या समथिंग या ऑल द या एनीथिंग दिया हो तो सेकंड क्लाज डैट से जुड़ेगा। अब पहला क्लाज तो डैट के पहले वाला होता और दूसरा क्लाज डैट के बाद वाला होता है, आप ये जान लीजिए पहले। तो पहले क्लाज में ये सब शब्द अगर दिया है तो दूसरा क्लाज भी डैट से जुड़ेगा। तो हमने अभी तक हम लोग डैट का ही पढ़ रहे थे, हु या बीच का पहले पढ़ लिया, अब फिर डैट के इतने सारे नियम थे हम वो पढ़ रहे हैं। तो जॉन आई है, अभी देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, आई हैव शेयर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन। अब देखिए यहाँ ऑल द आ गया, अभी देखिए यही आया है, यही कह रहा था कि अगर ऑल द या द ओनली ये सब आता है तो दूसरा क्लाज हम डैट से ही जोड़ेंगे। यहाँ हु विच हु ये सब नहीं लगेगा, सिर्फ डैट का प्रयोग होगा। जॉन हैज़ गिवन एवरीथिंग, अब देखिए यहाँ एवरीथिंग भी आ गया, इसमें एवरीथिंग समथिंग एनीथिंग ये सब भी आ जाता, तो उसके बाद हम डैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते। तो जॉन हैज़ गिवन एवरीथिंग डैट ही वांटेड टू गिव, तो इसका अंत ये हो गया। तो अब जो बताया यही कि द ओनली एवरीथिंग ये सब आ जाए तो उसके बाद हम डैट का ही प्रयोग करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी आगे का फिर अगली वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद अभी और भी रिलेटिव प्रोनाउन का यूज है, तो ये सब हम अब विच का प्रयोग अभी हम लोगों ने नहीं देखा है। चलिए ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बस थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा।